हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे कि 2019 के एग्जाम में, 2020 और 2023 के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। ये कई बार 2 नंबर में भी आता है और कई बार ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। चलिए, अब इसमें हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं, तो हम इसका कार्य, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार, इनके नामांकित चित्र, ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय, साथ ही परिणामन अनुपात भी देखने वाले हैं। सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार 3 नंबर में इसमें से आधी चीजें पूछी जाती है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर वह साधन है या युक्ति है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलने के काम में आता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसलिए लिखा है हमने क्योंकि ये सिर्फ एसी वोल्टेज पर ही काम करता है। ठीक है, एसी के लिए बना है, डीसी के लिए वर्क नहीं करता, इसलिए हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर लिया है। और यह कार्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर और सेकंड है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि उच्च मतलब बढ़ाता है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। इनके काम क्या होते हैं अपचाई और उच्चाई के। तो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आता है। ठीक है, अगर हमारे गांव या कस्बे गली में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसी से सबके घर में क्या जाती है, लाइट जाती है। तो वो वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो ये दूर, हमको कहीं दूर दराज तक लाइट को भेजना है या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देना है, तो वहां पर काम में आता है का उच्चाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बढ़ाकर उसको और अधिक दूरी तक पहुंचाता है। चलिए, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। तो आप यहाँ पर 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। देखिए, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपका जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसकी पहली कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसकी दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या है, पहली साइड में, पहली कुंडली में फेरों की संख्या कम है और दूसरी साइड या दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके देखने वाले हैं मुख्य भाग। तो ट्रांसफार्मर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है क्रोड। क्रोड क्या होता है, तो एक नर्म लोहे की ऐसी बारीक बारीक पतली पतली पट्टियां ली जाती है। इन पतली पतली पट्टियों को क्या किया जाता है, इनके बीच में वार्निश लगाकर एक दूसरे से अच्छे से चिपका दिया जाता है और इनको एक आयत का रूप दे दिया जाता है। इसको इसलिए इतना चिपकाया जाता है कि इनके बीच में भंवर धारा उत्पन्न ना हो, ईडी करंट उत्पन्न ना हो। क्योंकि ईडी करंट क्या करता है, मुख्य करंट का अपोज करता है ना, उसके अपोजिट साइड चलता है। इसलिए इसके बीच में कभी भी ईडी करंट उत्पन्न ना हो या भंवर धारा उत्पन्न ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको अच्छे से चिपकाते हैं। और फिर आता है इसमें सेकंड पार्ट, पहली कुंडली। तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाली क्या है, इसमें पहली कुंडली। और इस साइड जो बनी इसको बोलते हैं दूसरी कुंडली। ठीक है, ये इसके भाग होते हैं मुख्य, क्रोड, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी कार्य विधि एवं सिद्धांत। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, तो देखिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जब पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, देखिए ऊपर जो डायग्राम है इसी से मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। तो ये पहली कुंडली, इसमें हमने क्या लगाया, यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगा दिया है। उसमें प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती, तो इस कुंडली में क्या धारा बहने लग जाएगी, आपकी प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर प्रवाहित होने लग जाएगी। यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी। ये जो क्रोड बना हुआ है, इसमें क्या करेगी, इसमें प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी, जिससे दूसरी कुंडली में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है।
ये जो कुंडलियां लगी है ना, इनके बीच में इंसुलेटेड पेपर लगा हुआ रहता है, जिससे ये इस रोड से दूर रहती है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट करंट नहीं जाता है। लेकिन जब यहाँ पर करंट बार बार जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा है, बार बार अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है, तो उसके इससे फ्लक्स में भी क्या होगा, बार बार परिवर्तन होगा। और जैसे ही बार बार फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इस साइड भी उतनी आवृत्ति की विद्युत धारा जनरेट हो जाती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम देखते हैं इसके सिद्धांत को। माना ट्रांसफार्मर की पहली एवं दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एनपी एवं एनएस है। इसको भी एक डायग्राम से आप समझिए तो आसानी से समझ जाएंगे। एनपी का मतलब है प्राइमरी ना, फर्स्ट वाली, और एस का मतलब सेकेंडरी, सेकेंड कुंडली की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो फेरे लिए हैं, इनको क्या नाम दे दिया, एनपी। ठीक है, और सेकेंड साइड क्या नाम दे दिया, एन एस। और पहली कुंडली में प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो जितना भी यहाँ पर फ्लक्स दिख रहा है, कितना लिया है हमने, फाई है। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चलिए, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने अच्छे से क्लियर किया है। तो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है, कि जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को क्या ले लेते हैं हम, ईपी पहले का ले रहे हैं, इसलिए पहले सेट ईपी बराबर माइनस एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल टी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम द्वितीय कुंडली के लिए भी लेंगे, या दूसरी कुंडली के लिए भी इसी तरह फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंगे। तो सेकेंडरी के लिए हम एस लिख देंगे, ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस, और ब्रैकेट में डेल फाई अपॉन डेल टी, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा भाई, एपी अपॉन ई एस बराबर माइनस एनपी डेल फाई अपॉन डेल टी, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का एन एस, और इधर भी डेल फाई अपॉन डेल। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब देखिए बहुत सारी चीजें इसमें कैंसिल हो रही है, तो सारी चीजें कैंसिल कर देते हैं। जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है, और डेल फाई dt से डेल फाई dt कैंसिल हो रहा है। इतना कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा है वो देख लेते हैं हम। तो अब हमारे पास बचा है ईपी अपॉन ई एस बराबर एनपी अपॉन एन। ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ पर बचा है। अब देखिए ये जो ईपी है किसके बराबर है, ये जो हमने विद्युत वाहक बल लगाया है, ये इस वोल्टेज के बराबर ही होगा, वीपी के। मतलब ईपी किसके बराबर हो जाएगा, वीपी के बराबर हो जाएगा। और ईएस किसके बराबर हो जाएगा, वीएस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो धारा जा रही है, उस धारा को हमने क्या मान ली है, आईपी, और इसमें जो धारा जा रही है सेकेंडरी में, इसको क्या मान ली है हमने, आई एस। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इस ईपी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वीपी भी रख सकता हूँ। तो या करके मैं लिख देता हूँ, या वीपी अपॉन वीएस बराबर एनपी अपॉन एन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो इतना ही हमको यहाँ पर समझना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसमें निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति को। तो यहाँ पर निवेशी शक्ति क्या होती है और निर्गत शक्ति क्या होती है, निवेशी शक्ति और सेकंड बराबर हो जाएगी उसकी निर्गत शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर का, P बराबर वी आई, वोल्टेज इंटू धारा, दोनों का गुणा करते तो क्या निकल के आता है, पावर निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, निवेशी शक्ति फर्स्ट कुंडली की है शक्ति, तो इसको हम पी प्राइमरी पावर ले लेते हैं, और इसको एस सेकेंडरी पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो पी की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले लेंगे तो वी आई, तो वीपी आई पी बराबर किसके हो जाएंगे, वी एस आई एस के। ठीक है, तो अब आई वाली वैल्यू एक साइड रख लेते हैं और पी वाली वैल्यू को एक साइड हम कर लेते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा, वीपी अपॉन वी एस बराबर आई एस अपॉन आई पी। ठीक है, इसको इधर लेंगे तो डिवाइड में चले जाएगा, ये इस साइड आया तो डिवाइड में आ गया। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता।
तो इसकी दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? तो दक्षता का फॉर्मूला होता है दक्षता बराबर निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति डिवाइड बाय निवेशी शक्ति मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है इसकी दक्षता का फॉर्मूला। और इसको मैकेनिकल रूप में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ईटा बराबर पी एस अपॉन पी पी इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं ऊर्जा क्षय। तो ट्रांसफार्मर में चार प्रकार की ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है, चार तरीके से ऊर्जा का नुकसान होता है, जिसमें आपका पहला होता है ताम्रहास। तांबे की कुंडली के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊर्जा के रूप में ताम्रहास होता है। मतलब जब हमने कुंडली बनाई है, किसकी बनाई है? तांबे की बनाई है। तो तांबा भी इसका क्या करे, इसमें प्रतिरोध, कुछ तो प्रतिरोध होता है ना तांबे में भी, तो वो भी क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। उससे जो नुकसान होगा उसको हम ताम्रहास ले रहे हैं। सेकेंड है लोहास। जो हमने क्रोड बनाई थी वो पतले लोहे की या नर्म लोहे की बनाई थी, तो उसमें भी भंवर धाराएं कुछ तो उत्पन्न होगी। हमने बिल्कुल बारीक बारीक पतलियां ली थी, साथ में उनको ग्रीस से चिपकाया भी था, लेकिन कुछ तो भंवर धाराएं हल्की उसमें उत्पन्न होगी, तो उससे जो क्षय होगा उसका लोहास होगा। तीसरा है इसमें चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण। तो जिसमें हम बार बार क्या करें, प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उस परिवर्तन के कारण जो क्षरण होता है उसको चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण बोलते हैं। फिर 4 नंबर पे शैथिल्यहास। शैथिल्यहास क्या है? क्रोड में बार बार चुंबकित और विचंबकित होते रहने के कारण। ठीक है, तो जो हमने प्रत्यावर्ती धारा दी इससे एक बार ये क्या हो रहा है, चुंबकित हो रहा है, वापस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही तो ये अचुंबकित हो रहा है, तो इसके कारण जो हानि होती है उसको हम शैथिल्य हानि बोलते हैं। अब है परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात क्या होता है? तो परिणमन अनुपात होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू K। ये पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, ठीक है, कि परिणमन अनुपात भी लिखिए। तो NP का मतलब तो क्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। NS का मतलब क्या हो गया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। और K क्या है यहाँ पर, तो K परिणमन अनुपात। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। अब एक चीज और आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में 1 से अधिक होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।